हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरपीएससी स्टडी हब। आज हम बात कर रहे हैं एक और कैंडिडेट के इंटरव्यू के बारे में, जिनका इंटरव्यू जो है वो आज ही के दिन 30 जून 2021 को हुआ है। मॉर्निंग में इनका इंटरव्यू हुआ था। इनका इंटरव्यू जो है वो डॉक्टर भूपेंद्र सिंह यादव सर के बोर्ड में हुआ था, जो आरपीएससी के चेयरमैन भी है। टाइम जो है इनका 22 मिनट तक इंटरव्यू चला। हॉबी जो है इनकी वो है रीडिंग बुक्स। जॉब जो है टीचर। इंटरव्यू जो है वो आज ही है, रिकॉर्ड भी मैं आज ही कर रही हूँ। हो सकता है कि अपलोडिंग में टाइम लग जाए, तो आपको वीडियो जो है वो 1 जुलाई तक मिले। ओके, देन बात करते हैं इनके क्वेश्चन के बारे में कि क्वेश्चन जो है इनसे कौन कौन से क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। साथ ही जानेंगे उनके आंसर्स के बारे में, ताकि अपकमिंग जो इंटरव्यू है उनमें आपको बेनिफिट हो। चेयरमैन सर, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, टीजीटी क्या होती है? टीजीटी की फुल फॉर्म होती है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। तो ये टीचर से रिलेटेड है, क्योंकि ये टीचर है तो इसीलिए इनसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। फिर इनकी हॉबी जो है वो रीडिंग बुक्स है, तो इनसे पूछा गया आप कौन सी किताबें पढ़ते हैं। फिर उन्होंने बुक्स का नाम बताया होगा, 5-7 बुक्स भी बताई होगी, हिंदी इंग्लिश जो भी बताई होगी। तो उन्होंने गुनाहों के देवता बुक का जिक्र किया होगा। तब उनसे पूछा गया काउंटर क्वेश्चन कि गुनाहों के देवता किसने लिखी। तो गुनाहों का देवता जो है वो बुक लिखी है धर्मवीर भारती जी ने, जो देश की सबसे दुखांत प्रेम कहानियों में से एक है गुनाहों का देवता। इसको और आप देख लीजिए, अगर किसी की हॉबी जो है रीडिंग बुक्स है, और उसमें भी अगर हिंदी बुक्स जो है उनकी रीडिंग हॉबी है, तो देख लीजिएगा आप। धर्मवीर भारती की अन्य बुक जो है वो इनसे पूछी गई। अंधा युग किस विषय पर है? तो इन्होंने अंधा युग बताई होगी। तो उसके बाद फिर काउंटर क्वेश्चन पूछे गए। नेक्स्ट देखते हैं मेंबर 1। अब मेंबर 1 जो है वो इनसे क्या क्वेश्चन पूछते हैं, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ किसने लिखी है? माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ जो है महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी है। ओके, तो ये जो है वो हिंदी और गुजराती में जो है वो लिखी गई है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है वो किसने लिखी है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है वो जवाहरलाल नेहरू की बुक है। फिर नेक्स्ट है रघुराम राजन की कोई किताब जो हाल ही में आई हो। ये तो नहीं पता कि हाल ही में कौन सी आई है, वैसे रघुराम राजन की बहुत सारी बुक्स हैं। आई थिंक द थर्ड पिलर जो है वो रिसेंट आई होगी। द थर्ड पिलर, फॉल्ट लाइन्स, आई डू व्हाट आई डू, सेविंग कैपिटलिज्म फ्रॉम द कैपिटलिस्ट। तो 4 बुक है मैं यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ, आप देख लीजिएगा इनमें से कौन सी रिसेंट आई है। द थर्ड पिलर, फॉल्ट लाइन्स, आई डू व्हाट आई डू, सेविंग कैपिटलिज्म फ्रॉम द कैपिटलिस्ट। उसके बाद में इनसे देख सकते हैं आप, जो इनकी हॉबी है बुक रीडिंग, उनसे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट है संविधान में प्रस्तावना में क्या क्या है। तो अब हम बात करेंगे संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें क्या क्या बातें जो है वो कही गई है। संविधान की प्रस्तावना जो है वो हमारा क्या है, संविधान का परिचय पत्र है। ये दर्शन है, आधार है। संविधान का जो है सार है वो भी प्रस्तावना में दिखलाई पड़ता है। ठीक है, और जो प्रस्तावना जो है उसमें ये बोला गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाले बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर, ठीक है, हम इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को इस संविधान में अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। तो इस तरह से प्रस्तावना है। तो जितने भी वर्ड इसमें यूज़ करे गए हैं, यानी संविधान की समझ शक्तियों का स्रोत हो गया। संविधान स्वीकार करने की तिथि भी इसमें वर्णित है। भारत की प्रकृति जो है वो उसका राज्य व्यवस्था का स्वरूप क्या है, ठीक है, लोकतंत्रात्मक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य जो है ये है। संविधान जो राज्य व्यवस्था का उद्देश्य क्या है, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय की स्थापना करना, विचार अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता प्रदान करना, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, ये सब जो है इसके उद्देश्य जो है वो इसके बारे में बात कही गई है। तो इस तरह से आप प्रस्तावना के बारे में बता सकते हैं। नेक्स्ट है एपीजे अब्दुल कलाम की कोई 2 बुक बताइए। अब एपीजे अब्दुल कलाम की कोई बुक, 2 बुक तो नहीं, बहुत सारी बुक्स हैं, जैसे विंग्स ऑफ फायर जो ऑटोबायोग्राफी है इनकी, उसके अलावा टर्निंग पॉइंट, इग्निटेड माइंड्स, इंडिया 2020, यू आर यूनिक, फोर्ज योर फ्यूचर। इस तरह से बहुत सारी बुक्स हैं, आप देख लीजिएगा। संविधान में सूची क्या है और क्यों है? संविधान में जो सूची है 3 टाइप की सूची है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। जब संविधान लागू हुआ था उसी समय जो है सूचियों का निर्माण कर दिया गया था। तब 97 जो है सूचियाँ उस टाइम पे थी। अब संघ सूची और ये सूचियाँ इसलिए बनाई गई है ताकि संघ के जो जितने भी विषय हैं
ठीक है, वो संघ के पास रहे, राज्य की जो विषय है राज्य के पास रहे, और समवर्ती सूची यानी संघ और राज्य मिलकर जिन सूची पर कानून बनाएंगे वो जो है समवर्ती सूची में डाले गए हैं। तो इससे क्या होगा, कोई भी डिस्प्यूट जो है वो नहीं होगा। संघ पे होगा तो संघ के विषय पर संघ बनाएगा, और जो राज्य सूची है उस पर राज्य ही कानून बनाएगा, समवर्ती पे दोनों मिलकर बना लेंगे। लेकिन अगर दोनों के बीच कभी भी टकराव होता है समवर्ती सूची में, तो केंद्र ने जो कानून बनाया है वो क्या जाता है, मान्य माना जाता है, उसकी सर्वोपरिता जो है सबसे ऊपर होती है। तो इस तरह से जो है संघ सूची जो है ना, संविधान में सूचियाँ हैं उसके बारे में है। नेक्स्ट है मेंबर 2, आप कितना पवित्र काम करते हो, छोटे बच्चों को पढ़ाना, फिर आरएएस में क्यों आ रहे हैं। अब इनसे पूछा, ये टीचर है तो बोले छोटे बच्चों को पढ़ाते हो, इतना पवित्र काम कर रहे हो, तो फिर आरएएस में क्यों आ रहे हो। तो ये वही सेम है, ट्रिकी क्वेश्चन है, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, ठीक है। उसका आंसर भी सबका अलग अलग हो सकता है, तो इसको भी प्रिपेयर कर लीजिएगा कि आप आरएएस क्यों बनना चाहते हो, वही सेम हो गया। नेक्स्ट है प्रशासन एवं प्रबंधन में अंतर, इसको भी देख लेना आप। स्कूल में टीचर और प्रबंधन अलग करने की बात की जा रही है, क्यों, ये क्वेश्चन भी पूछा गया। टीचर प्रबंधन नहीं करते हैं तो क्या, यानी जो भी टीचर है उनसे ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो टीचर जिनकी जॉब है टीचर, वो ये इनका आंसर भी जरूर देख ले। मेंबर 3, संविधान संशोधन में राज्यों की भूमिका क्या है। अब बात करेंगे हम संविधान संशोधन में राज्यों की भूमिका क्या क्या है। अब संविधान संशोधन जो है इसकी प्रक्रिया तो 2 तरीके से होती है। एक तो अनुच्छेद 368 के तहत जो होती है वो, ठीक है, जो संविधान संशोधन माना जाता है। एक संविधान संशोधन 368 के अतिरिक्त भी होता है, संसद के द्वारा जो साधारण बहुमत से पारित किया जाता है। अब जो संविधान संशोधन किया जाता है उसमें राज्यों की भूमिका ये आ जाती है कि अगर कोई भी संघीय व्यवस्था के संशोधन के मुद्दे पर अगर कोई बात उठती है, ठीक है, संविधान के संघीय व्यवस्था में कोई संशोधन करना हो, तो उसमें आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा सामान्य बहुमत से जो है पारित जो है वो विधेयक जो है वो सामान्य बहुमत से पारित होना चाहिए। आधे राज्यों के विधानमंडलों उनके सामान्य बहुमत से पारित होना चाहिए, ठीक है। और संसद के दोनों सदनों से पारित होने और राज्य विधानमंडलों की संस्तुति के बाद जहां आवश्यक हो तो फिर राष्ट्रपति की सहमति के पास भेजा जाता है। यानी पहले क्या होगा, संसद के दोनों सदन पारित करेंगे, फिर उसके बाद में राज्य के विधानमंडल जो है वो पारित करेंगे। उसके बाद ही क्या होता है, संघीय ढांचे में कोई अगर संशोधन करना है तो वो विधेयक जो है वो पास हो जाता है। इस तरह से राज्यों की भूमिका जो है इस तरह महत्वपूर्ण बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा गया छायावाद क्या है, ये मुझे भी नहीं पता। छायावाद का प्रसिद्ध लेखक, आई थिंक छायावाद बुक होगी, उसके प्रसिद्ध लेखक के बारे में पूछ रहे हैं। फिर है औरंगजेब की आर्थिक नीति। अब पूछा जा रहा है कि औरंगजेब की जो आर्थिक नीति है वो क्या है। औरंगजेब ने जो है जनता के आर्थिक कष्टों में निवारण के लिए, ठीक है, राहदारी आंतरिक पारगमन एक शुल्क था राहदारी नाम का, वो और एक पानदारी व्यापारिक चुंगी जो थी वो क्या किया था, स्थानीय जो कर था उसको समाप्त कर दिया। 2 टाइप के कर थे, राहदारी और पानदारी। राहदारी तो आंतरिक पारगमन शुल्क था और पानदारी था व्यापारिक चुंगी, इसको समाप्त कर दिया। लेकिन इसको समाप्त किसके लिए किया, केवल जो मुस्लिम व्यापारी है उनके लिए, जबकि हिंदू व्यापारी तो थे उन पर केवल 5% की दर पर क्या लगा दिया इन्होंने, चुंगी। इसके अलावा बाजार व्यवस्था जो है वो भी इन्होंने स्ट्रॉन्ग करी थी। आप और थोड़ा देख लीजिएगा। नई शिक्षा नीति कब आई। नई शिक्षा नीति जो है वो 29 जुलाई 2020 को आई थी, ओके, लागू की गई थी। तो इसमें क्या बताया गया, इसमें ये बताया गया कि जो अभी तक जो है वो 10+2 के हिसाब से चलता था फॉर्मूला जो था, तो अब इसमें नया एक फॉर्मूला लाया गया है, ऐसे लाया गया है 5+3+3+4, ये एक फॉर्मूला जो है इसमें दिया गया है। तो ये भी एक बार देख लीजिएगा कि 5+3+3+4 जो है वो क्या है। इसमें क्या होता है कि स्कूली शिक्षा में अब क्या लाया गया है कि 3 से 8 ईयर्स के, और 8 से 11 ईयर्स के, 11 से 14 ईयर्स के, और 14 से 18 ईयर्स के जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, उनकी 4 कैटेगरी बना दी गई है। 3 से 8 साल के लिए, 8 से 11 साल के लिए, 11 से 14 साल के लिए, 14 से 18 साल के बच्चों के लिए, ठीक है। इसमें भी क्या किया गया है कि जो फर्स्ट कैटेगरी है 3 से 8 वाली वर्ष वाली, उसमें प्राइमरी से लेकर 2nd क्लास तक के बच्चे होंगे, ठीक है, उसको बोला गया है फाउंडेशन स्टेज, यानी 5 को बोला गया है फाउंडेशन स्टेज। और उसमें 8 से 11 जो है हमारा, ठीक है, उसमें 3rd से लेकर 5th क्लास तक के बच्चे जो हैं वो शामिल है, इसको बोला गया है 3, ठीक है, 3 उसमें प्री-प्रेटरी स्टेज जो है इसको बोला गया है। 3rd हमारा 11 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चे, उसमें 6 से 8 क्लास के बच्चे जो हैं वो शामिल है, इसको मिडिल स्टेज बोला गया है, ठीक है। और फिर नेक्स्ट जो आता है हमारा 14 से 18 साल उम्र के बच्चे जो हैं वो हमारे 9 से 12 क्लास तक के बच्चे, जिसको हम सेकेंडरी स्टेज जो है बोला जाता है, जिसमें कोई भी बच्चा जो है वो कोई भी सब्जेक्ट जो है वो चूज़ कर सकता है अपनी इच्छा के अनुसार। तो ये एक फॉर्मूला जो है वो भी आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, 5+3+3+4 क्या है। नेक्स्ट है
टोडरमल का योगदान। जैसा कि पता ही है कि टोडरमल जो थे अकबर के जो नवरत्नों में से एक भी थे और अकबर के वित्त मंत्री भी थे। तो इन्होंने मुगल साम्राज्य की राजस्व प्रणाली में एक नई व्यवस्था दी थी। राजस्व प्रणाली को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक नई व्यवस्था दी थी जिसका नाम था देहसाला प्रणाली। ठीक है, यानी जो कर था, कृषि कर था उसको अकॉर्डिंग उसको करने के लिए देहसाला प्रणाली जो है वो अपनाई गई थी। और उस भूमि की जो पैमाइश है वो भी जो है एक नई टेक्निक से की गई थी। वो टोडरमल ने ही जो है वो सुझाव दिया था उसके लिए। भागवत पुराण का जो है फारसी में इन्होंने अनुवाद भी किया है। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं राजस्थान से अकबर के नवरत्न। राजस्थान से अकबर के नवरत्न जो है राजा मानसिंह जो है वो अकबर के नवरत्नों में से थे। छायावाद के अन्य लेखकों के नाम बताओ। गीता में क्या है? अब गीता, भगवत गीता जो है उसके बारे में बात करते हैं। भगवत गीता में सबको पता ही कि निष्काम कर्म की बात करी गई है कि कर्म करते जाओ और फल की इच्छा ना करो। ठीक है, इसके अलावा गीता जो है वो प्रवृत्ति और निवृत्ति में समन्वय करती है। स्थिति प्रज्ञ, यानी कोई भी स्थिति आए, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, दुख आए, सुख आए, लाभ हो चाहे हानि हो, सभी में एक समान भाव रखना गीता जो है ये इसका उपदेश भी देती है। यानी जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो अच्छा ही होगा, गीता ऐसा उपदेश देती है। साथ ही गीता बताती है कि क्रोध पर नियंत्रण कैसे किया जाए, मन पर नियंत्रण कैसे किया जाए, आत्म मंथन जो है करने का भाव जो है वो गीता में दिखलाती है। गीता एक जो भगवत गीता है जो वो एक आध्यात्मिक दर्शन तो है ही, साथ में जीवन दर्शन भी जो है वो बताती है। नेक्स्ट है गांधी जी की आत्मकथा किस भाषा में लिखी गई है? गांधी जी की आत्मकथा जो सत्य के मेरे प्रयोग यानी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ जो है वो हिंदी और गुजराती 2 भाषाओं में लिखी गई है। गुनाहों का देवता फिक्शन है या नॉन फिक्शन, ये मुझे नहीं पता, आप गूगल करके देख लीजिएगा कि गुनाहों का देवता फिक्शन है या नॉन फिक्शन। हाल ही में कौन सी बुक पढ़ी है, उसके लेखक कौन है? इनसे पूछा गया कि हाल ही में कौन सी बुक पढ़ी है, उसके लेखक कौन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया बोर्ड रिजल्ट फॉर्मूला कौन सा है? अब बोर्ड का जो रिजल्ट फॉर्मूला है, अब पता ही है कि कोविड-19 की सिचुएशन जो है वो चल रही है, जिससे 10th और 12th क्लास के बच्चों पर काफ़ी इफेक्ट आया है। उनके रिजल्ट जो है वो समय पर नहीं आ पाए और उन रिजल्ट क्या एग्ज़ाम ही नहीं हुई तो रिजल्ट कहाँ से आएगा? तो इसके लिए जो है गवर्नमेंट ने जो एक समिति बनाई थी, समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि किस तरह से बोर्ड का रिजल्ट जो है वो लाया जाए। तो 10th क्लास के जो बच्चे हैं उनके लिए इन्होंने फॉर्मूला बताया है, उसको देख लेते हैं कि 10th क्लास का निर्धारण जो है क्लास 8th के जो मार्क्स होंगे, ठीक है, 2019 में जो 8th क्लास मालूम हुआ है तो उसका वेटेज जो है वो 45% होगा 8th क्लास के मार्क्स का। और 9th का जो उन्होंने जो अंतिम वर्ष में जो एग्ज़ाम दी थी उसका वेटेज होगा 25%। ठीक है, तो ये कितना हो गया 45 और 25 तो हमारा हो गया 70%, तो ये हो गया। उसके अलावा 10% जो है वो होगा हमारा 10th क्लास का जो रहेगा, उसमें 10th क्लास का अंकभार कैसे निर्धारण होगा? विद्यालय विषय समिति जो है वो इसका निर्धारण करेगी। ठीक है, विद्यालय विषय समिति में कौन टीचर हो गए, विद्यालय के विशेषज्ञ जो हैं वो इसमें शामिल होंगे। और जो 20% बच गया है हमारा वो क्या होगा? सत्रांक जो होता है हमारा, यानी सतत भागीदारी के आधार पर जो मार्क्स जो है वो दिए जाएंगे। तो इस तरह से जो है वेटेज जो है वो बनाया गया है 10th के स्टूडेंट्स के लिए। अब बात करते हैं हम 12th के स्टूडेंट के लिए। 12th के स्टूडेंट जो है उसके लिए भी लगभग सेम सा ही है कि 10th जो परीक्षा है उसका 40%, ओके, 10th परीक्षा का वेटेज हो गया 40%, 11th का जो हो गया 20%, और जो 12th का खुद का है वो हो गया हमारा इसमें 20%। ठीक है, विद्यालय विषय जो हो गया हमारा समिति हो गई, और सत्रांक जो है वो 20% रहेंगे। और जिनकी प्रायोगिक परीक्षा जो है, बात रही प्रायोगिक परीक्षा, तो कुछ विद्यालयों में तो प्रायोगिक परीक्षा ऑलमोस्ट हो चुकी थी और कुछ में नहीं हुई है, तो उसका भी ये फॉर्मूला जो है वो सुझाया गया है इसके तहत। फिर नेक्स्ट इनसे बोला गया हमने तो पूछ लिया है, और कुछ अपने बारे में बताना चाहते हो तो बता सकते हैं। लास्ट में इनको ये बोला गया। तो इस तरह से इनका इंटरव्यू हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।